हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेज। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा नारीवाद की अवधारणाएं और स्त्रीवाद की अवधारणा, यानी कि दोनों एक ही है। अगर स्त्रीवाद पूछे या नारीवाद पूछे तो आप इसका उत्तर देंगे। तो विभिन्न अवधारणाओं और आंदोलनों और सामाजिक सरोकारों का समूह है जो लैंगिक समानताओं, महिलाओं के अधिकार और पितृसत्तात्मक व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष से जुड़ी हुई प्रमुख नारीवाद अवधारणाएं निम्नलिखित है। यानी कि इन्होंने कहा है कि नारीवाद की एक ऐसी अवधारणाएं हैं जो कि कई सारी समूह, यानी कि लैंगिक समानता, महिलाओं का अधिकार, पितृसत्ता, ये सब के संघर्ष से जुड़ी हुई इसके खिलाफ एक आवाज़ है। जैसे कि लैंगिक समानता मैंने अभी बताया, नारीवाद का मूल आधार यह है कि स्त्री और पुरुष, यानी कि जितनी स्त्रियों हैं और जितने पुरुषों हैं उनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में समान अधिकार मिलना चाहिए। यानी कि नारीवाद का अर्थ ये है कि स्त्री को सभी क्षेत्र में, यानी कि समाज में रहने के लिए, आर्थिक चीज़ों के लिए, राजनीतिक चीज़ों के लिए, सांस्कृतिक के लिए, सभी क्षेत्रों में अधिकार जो है उनको मिलना चाहिए, समान अधिकार पुरुषों के मामले में। दूसरा देखेंगे पितृसत्ता। इसमें बताया गया कि यह वह सामाजिक संरचना है जिसमें पुरुषों को उच्च स्थान प्राप्त होता है और महिलाओं को दो में दर्जा, यानी कि दो मुहैया, जैसे कहते हैं दो रंग करना, यानी कि पुरुष को हमेशा उच्च स्थान मिलता है और महिला को हमेशा नीचे का स्थान, उसे नीचे की नज़र से देखा जाता है। नारीवाद विचारधारा इसे विरोध करती है, यानी कि नारीवाद की जो विचारधारा है इस चीज़ों को विरोध करती है। यानी कि पुरुष को उच्चतम स्थान मिलता है तो महिलाओं को भी उच्च का स्थान मिले, यानी कि बराबर का स्थान मिलना चाहिए। जिस नज़र से हम पुरुष को देखते हैं उसी नज़र से महिलाओं को भी देखना चाहिए, उसका दर्जा देना चाहिए, उसका स्थान जो है वो मिलना चाहिए सामाजिक संरचना में। तो ये है नारीवाद की विचारधारा, इसका विरोध करती है। उसके बाद है तीसरा है महिला सशक्तिकरण। इसमें बताया गया कि इस अवधारणा में महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, निर्णय लेने की स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और प्रेरित किया जाता है। यानी कि इस अवधारणा में बताया गया है कि जितनी भी महिला सशक्तिकरण जो होती है उसमें शिक्षा, महिला को शिक्षा में समान अधिकार दिया जाए, रोजगार में समान अधिकार दिया जाए, निर्णय लेने का पूरा अधिकार दिया जाए, आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया जाए। यानी कि महिला को पढ़ाई लिखाई में बराबर होना चाहिए। रोजगार, एक ही काम के लिए लड़कियों को कम पैसा मिलता है और लड़कियों को ज़्यादा पैसा मिलता है। वर्क जैसे ऑफिस वगैरह में एक ही पोस्ट पर दोनों हैं, लेकिन लड़कियों को कम सैलरी मिलती है और लड़का को ज़्यादा मिलता है, यानी कि भेदभाव है। तो ये सारी चीज़ें में अधिकार, यानी कि समान अधिकार जो है उनको मिलना चाहिए। कुछ चीज़ें जो महिलाओं के बीच होती है उनका निर्णय भी पुरुष करता है, लेकिन वो निर्णय महिलाओं को लेनी चाहिए। वो अपना स्वयं का निर्णय, अपना जीवन का निर्णय वो खुद ले सके, आत्मनिर्भर भी बन सके। उसके बाद आता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता जो है वो क्या है? नारीवाद यह मानता है कि महिलाओं को अपने जीवन में निर्णय, यानी कि निर्णय को स्वयं लेना, जैसे कि मैंने अभी बताया, यानी कि उनको कई अधिकार दिए जाए जिसमें वो अपना निर्णय ले सके, चाहे वो विवाह के लिए हो, चाहे वो कैरियर बनाने के लिए हो, चाहे प्रजनन के लिए हो, या जीवन शैली से जुड़ा कुछ भी हो सकता है। यानी कि कोई महिला सोच करके उन्हें विवाह के लिए नहीं पूछता है कि ये पसंद है नहीं पसंद है, करियर के लिए नहीं पूछता है कि आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। जैसे अगर वो विवाह नहीं करना चाहते, बच्चा पैदा नहीं करना चाहते, तो वो सारी चीज़ें जो है वो अधिकार जो है वो महिलाओं को खुद लेना चाहिए। उनके महिला से जीवन से जुड़ी जितनी भी अधिकार है वो उनको खुद का निर्णय होना चाहिए। उसके बाद आता है 5 नंबर शारीरिक स्वतंत्रता। इसमें क्या होता है? महिलाओं को अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण का अधिकार है, यानी कि महिलाओं को अपने शरीर के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं शरीर में उस पर उनका खुद का अधिकार है, खुद का स्वतंत्रता है। यानी कि गर्भपात, यानी कि अगर वो चाहते हैं तो बच्चे को रख सकते हैं, नहीं तो अबॉर्शन करवा सकते हैं। यौन स्वतंत्रता, यानी कि अपनी जो भावनाएं हैं, अपनी जो प्राइवेट चीज़ है उस पर वो हिंसा नहीं करने देंगे। वो उनकी मर्जी है कि अगर वो अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो उनको कोई दबाव नहीं देना चाहिए। तो ये सारी अधिकार जो है महिला को निर्णय लेने का खुद का होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे अंतर विषयक नारीवाद। इसमें क्या होता है कि यह अवधारणा मानती है कि जाति, वर्ग, धर्म, नस्ल, यौनिकता आदि सभी कारक मिलकर स्त्री अनुभवों को प्रभावित करते हैं। यह समावेशी और विविधतापूर्ण दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। यानी कि जो हमारी जाति है, जो हमारा वर्ग है, जो हमारा धर्म है, जो हमारा नस्ल है, या फिर जो हमारी यौन योग्यता है, यानी कि यौन योग्यता आप समझ रहे होंगे, स्त्री अनुभवों को प्रभावित करते हैं। यानी कि स्त्री की ही चीज़ को सभी लोग प्रभावित करते हैं, चाहे वो जाति हो, चाहे वर्ग हो, चाहे धर्म हो। अगर एक लड़का हिंदू है, अगर वो मुस्लिम से शादी करता है तो उसे कोई दबाव नहीं होता, लेकिन अगर एक लड़की हिंदू होकर मुस्लिम से शादी करती है तो उन पर कई सारे आरोप लग जाते हैं, कई सारी खराब चीज़ें लगाई जाती है। जो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अंतर विषयक नारीवाद का विरोध करता है। उसके बाद देखेंगे सांस्कृतिक नारीवाद। इसमें क्या होता है कि यह स्त्री तत्व को विशिष्टताओं
जैसे करुणा, सहानुभूति, देखभाल आदि को महत्व देता है और उन्हें सामाजिक मूल्यों में शामिल करने की बात करता है। यानी कि स्त्री के अंदर एक विशेष प्रकार की गुण होती है, जैसे कि स्त्री को किसी को देखकर जल्दी दया आ जाना, किसी दुखी व्यक्ति को देखकर सहानुभूति का जागरूक होना, यानी कि देखभाल करना। तो ये सारी चीज़ों को उन्होंने बताया कि ये सामाजिक मूल्यों में शामिल करने की बात करता है। यानी कि महिला जो है वो अपने करुणा की बात, सम्मान की बात जो करता है वो एक पुरुष नहीं करता है, तो इसका भी विरोध किया गया। उसके बाद आता है रेडिकल नारीवाद। इन्होंने बताया कि यह नारीवाद की वह धारा है जो मानती है कि समाज की बुनियादी संरचना ही पितृसत्तात्मक है और इसे पूरी तरह बदलने की आवश्यकता है। यानी कि ये नारीवाद ये कहती है, 8वां जो है कि उन्होंने बताया कि पूरी तरीके से जो हमारा समाज है वो पितृसत्ता पर आधारित है, यानी कि पुरुष ही प्रधान है, इस चीज़ पर आधारित है। इसको बदलने के लिए बहुत ही आवश्यक है। रेडिकल नारीवाद में ये बताया गया है कि पुरुष जो प्रधान जो है समाज में, उसको ये अवधारणाओं को बदलना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाकर नारीवाद की जो विचार है, जो धाराएं हैं वो समाज तक और संस्कृति तक पहुंच पाएगी, उनको बराबर का स्थान दिया जाएगा। अगर मैं वीडियो में जल्दी जल्दी बोलती हूँ तो आप मुझे कमेंट करें, मैं थोड़ा वॉइस को स्लो करूँगी। और बहुत सारे कमेंट आते हैं तो इसलिए मैं आप सबसे भी जानना चाहती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें, ये एग्ज़ाम में 4 नंबर के पूछे जाते हैं। कभी कभी ये 2 क्वेश्चन को मिलाकर 16 नंबर के क्वेश्चन भी बनाकर पूछ दिया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को तैयार करें। अगर आप चाहें तो इस 8 को एक चार्ट के माध्यम से बनाएं तो आपको 4 में से 4 मार्क्स मिलेंगे। मैं आपको हर एक वीडियो में ये बता रही हूँ कि आपको एक चार्ट बनाना ज़रूरी है, इससे आपके मार्क्स जो हैं बहुत ही अच्छे आएंगे और बहुत ही आपके आंसर राइटिंग जो होती है, जो हम लिखते हैं, वो भी बहुत ही अच्छी दिखेगी, जिसके कारण आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। सभी चीज़ का एक ही मतलब है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।